किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है कि आपने उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं आज की एक नई सीरीज जिसमें हम पूरे के पूरे जितने भी एग्जाम हुए हैं कि जेल पैरी के उनके पूरे क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आज हम देखेंगे एग्जाम पेपर होगा जो कि 29 सितंबर 2018 का जो जेल पैरी का एग्जाम हुआ था उसके पूरे पेपर को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा? ये इंपॉर्टेंट होगा जेल पुलिस 2020 के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना बोला। क्या होगा, जैसे आज मैंने ये डिस्कस कर दिया, अगली बार जब भी कोई पेपर में डिस्कस करूंगा इसका, तो क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी कि ये पेपर का डिस्कशन चालू हो चुका है, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इससे क्या होता है, हम लोगों का मोटिवेशन काफी हाई हो जाता है, जो मोटिवेशन होता है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है और आप लोगों के पास हम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस तरीके की एग्जाम पर्सपेक्टिव की पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये रहा पेपर आप लोगों के सामने के पूरा का पूरा पेपर है आप लोगों के सामने। ये पेपर कब का है? ये पेपर है 29 सितंबर 2018 का, ये आप लोगों के सामने पेपर है। तो पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष डैश 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 दिया हुआ है में आपदा प्रबंधन संस्थान, जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बोलते हैं, की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1987 में की गई थी, 1972 में की गई थी, 1986 में की गई थी या 1982 में की गई थी। तो इस संस्थान की जो स्थापना की गई थी, वो इस संस्थान की स्थापना की गई थी 1987 में इस संस्थान की स्थापना कर दी गई थी। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब स्टार्ट करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए, एक पेन में बाहर से ले रहा हूं तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इंटरप्शन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, तो प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। तो उज्जैन में किया जाता है, भोपाल में किया जाता है, जबलपुर में किया जाता है या इंदौर में किया जाता है। तो कहां पर ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है? तो ये कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है हम लोगों के भोपाल शहर में इस समारोह का आयोजन किया जाता है। ये लाइटर हार्ड हो गया, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ ये सही है। तो ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? ध्रुपद समारोह का आयोजन हमारे भोपाल शहर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए इसको मैं डेट मार दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रानी विक्टोरिया की जो स्वर्णिम जयंती है उसको मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। कि रानी विक्टोरिया का जो स्वर्णिम जयंती है उसको मनाने के लिए किस जगह पर का यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल को घोषित किया हुआ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया किया हुआ है, विक्टोरिया मेमोरियल किया, इंडिया गेट को, या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया हम लोगों के छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल पे इस प्रकार का आयोजन किया गया है। और छत्रपति शिवाजी क्या है? एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी छत्रपति शिवाजी की ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य रिजर्व कौन सा है? तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा टाइगर रिजर्व है, या फिर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है? तो कौन सा है ये? तो ये कौन सा है? तो ये आज का आंसर चेक करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का कान्हा टाइगर रिजर्व। और कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर? ये मंडला जिले में पड़ता है। रणथंभौर कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और कान्हा टाइगर रिजर्व ऐसा किला था जिसको एक शुभंकर जिसका नाम भूत सिंह रखा गया है। और ये भारत का इकलौता एक टाइगर रिजर्व है। इसको वन्यजीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क बोल सकते हैं। नेशनल पार्क है वैसे ये, टाइगर वन्यजीव अभ्यारण्य बोलना इसको गलत होगा। ये एक नेशनल पार्क है और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसको कहीं ना कहीं, जिसका एक कहीं ना कहीं मोटो है, इसको मॉस्कोट बोला जाता है। मास्कोट है इसका, इकलौता मास्कोट कहीं ना कहीं इसका देखने को हमें मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की योजना का नाम क्या है? तो ये 2018 में मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे इस टाइम पर। और उनके द्वारा कौन सी योजना प्राप्त की गई थी, कौन सी योजना लाई गई थी इसके द्वारा कहीं ना कहीं बिजली सब्सिडी लोगों को दी जाती है? तो कौन सी योजना थी ये? तो ये योजना कौन सी थी? तो ये योजना कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिलती है संबल योजना। संबल योजना के तहत क्या किया गया था? संबल योजना के तहत ये किया गया था कि कहीं ना कहीं जो गरीब फार्मर हैं, गरीब लोग हैं,
उनको कहीं ना कहीं संबल योजना के तहत उनको सहारा दिया गया था और कहीं ना कहीं लोगों के बिजली बिलों में काफ़ी ज़्यादा रियायतें दी गई थी। बिजली सब्सिडी डायरेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई गई थी गरीब लोगों के लिए। तो इस प्रकार की योजना कहीं ना कहीं गरीब लोगों के लिए लाई गई थी, संबल योजना, जिससे बिजली सब्सिडी दिया थी। तो हम लोग क्या संबल परियोजना गरीब किसानों के लिए थी, गरीब परिवारों और मजदूरों के लिए थी। साथ ही इसमें बिजली में सब्सिडी देने का प्रावधान लागू किया गया था। अब देखिए 2018 का कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स है, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण और उस टाइम पे काफ़ी फेमस योजना रही थी, इसलिए हम लोग को याद रखना है। इस प्रकार की योजनाएं भी हम लोगों को याद रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक मामलों के प्रस्तावों को अपनाया गया था? तो कलकत्ता, दिल्ली, कराची या वर्धा? तो कौन सा अधिवेशन था 1931 में? कौन सा अधिवेशन था ये? तो 1931 का था ये कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन में इस प्रकार के प्रावधान लाए गए थे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये एक इकलौता अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। 1931 के अधिवेशन हम लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1931 का अधिवेशन, कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और यहाँ पे पहली बार मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रस्तावों को पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 सेकेंड। हाँ, मध्य प्रदेश द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किसे दिया गया? तो किसको दिया गया कालिदास सम्मान? तो कामनी कुमार सिंह को दिया गया, अजना इलन मैन को दिया गया, प्रभाकर कारेकर को दिया गया या हरिचरण बोर बयान को दिया गया है? तो किसको दिया गया है इस प्रकार का सम्मान? तो इस प्रकार का सम्मान दिया गया है अंजोली ईला बेनन को ये सम्मान दिया गया है। कौन सा? कालिदास सम्मान 2018 का। हम लोग को अभी लेटेस्ट के याद रखने हैं, इतने पुराने याद नहीं रखने हैं, लेकिन हम याद रखने के लिए रखा है 2018 में अंजोली ईला, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है, इसलिए अपने आप में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में स्थित कमल मंदिर, लोटस टेम्पल जिसे बोलते हैं, किस धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थल है? तो किस धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थल है ये? पारसी धर्म के लिए, बहाई के लिए, यहूदी धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए। तो लोटस टेम्पल किसके लिए पवित्र स्थल है? आइए आंसर देख लेते हैं इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा जो बहाई लोग हैं, बहावी धर्म के लोग जो पसंद करते हैं बहावी धर्म को, तो उन लोगों के लिए लोटस टेम्पल काफी पवित्र स्थल हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो डिलीट मार दूंगा। 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया? तो चित्रकूट में खोजा गया है, इसको पन्ना में खोजा गया, टीकमगढ़ में खोजा गया है, शहडोल में खोजा गया है। तो कहाँ पर खोजा गया है इसको? तो इसको खोजा गया है चित्रकूट में, इसको खोजा गया है। चित्रकूट किस जिले में आता है? तो मध्य प्रदेश के ये चित्रकूट सतना जिले में पड़ता है और यहाँ पे दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये केवल 2017 के 2018 के करंट अफेयर में पूछा जा रहा है। इसके अलावा आगे के एग्जामों में ये लगातार पूछा जाता जा रहा है कि मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म मिला है? तो ये चित्रकूट के सतना जिले में मिला है। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चित्रकूट तक पहुंच चुके हैं, तो अब हो सकता है ये पूछे किस जिले में मिला है? तो ये सतना जिले में मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ कर दूं। मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है? तो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, राज्य का मुख्य सचिव होता है, राज्यपाल होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है आनंद संस्थान का। तो ये कौन होता है ये? तो आइए इसका आंसर देख लें। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट रूप से राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो आनंद संस्थान का कौन होता है? सीधे तौर पर अध्यक्ष होता है। जैसे नीति आयोग, पहले ये क्या था? पहले ये योजना आयोग था, अब वर्तमान में ये नीति आयोग बन गया है। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है डायरेक्ट प्रधानमंत्री। इसी प्रकार से जो आनंद संस्थान होगा उसका अध्यक्ष सीधे तौर पर राज्य का मुख्यमंत्री होगा। अगर कोई परिवर्तन होता है, जैसे अभी वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान है, अगर कल कमलनाथ बन जाते हैं तो इसके राज्य के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं कौन बन जाएंगे? कमलनाथ बन जाएंगे अपने आप ही, इसमें कुछ करना की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीप जले के रचयिता कौन है? भगवान दत्त शर्मा है, माखनलाल चतुर्वेदी है, राहत इंदौरी है, अटल बिहारी
वाजपेयी हैं। तो दीप जले से दीप जले के रचयिता कौन है ये? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। इसके कौन हो जाएंगे? माखनलाल चतुर्वेदी इसके राइटर हो जाएंगे कि दीप से दीप जले के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार और आरबीआई के बीच जो मौद्रिक नीतिगत ढांचा होता है उस पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है? तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, बेरोजगारी को कंट्रोल करना है, गरीबी को कंट्रोल करना है, जीडीपी को कंट्रोल करना है। तो जो मौद्रिक नीति का ढांचा है उसके द्वारा क्या क्या कंट्रोल किया जाता है? तो उसके द्वारा कंट्रोल की जाती है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति ये होती है, जैसे सपोज करिए ये एक सामान है और इसके खरीदार कौन है? इस एक चीज के खरीदार कम से कम 4 लोग आ गए हैं। तो ये ग्राहक कस्टमर, ये जो बेचने वाला है कंज्यूमर, वो क्या सोचेगा? कंज्यूमर बोल रहा हूँ, ये जो बेचने वाला एक सेलर है वो क्या समझेगा कि मेरे पास 3 लोग हैं और ये सामान एक है। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं इसकी बोली लगाई या नीलामी की जाए तो ये चीज अपने आप क्या महंगी हो जाएगी। तो इनका प्रयास होता है कि अगर 3 कस्टमर है तो कम से कम 4 चीजें मार्केट में अवेलेबल हो, जिससे मुद्रास्फीति क्या हो, कंट्रोल में रहे कि 4 वस्तुएं हैं और 3 ही इसके खरीदार हैं, जिससे क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, कंट्रोल में रहे। तो ये बस भारत सरकार और आरबीआई की जो मौद्रिक नीति होती है इसके तहत ये इस प्रकार के प्रयास कहीं ना कहीं किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारत का मेट्रोमैन के रूप में जाना जाता है? तो किसको भारत का मेट्रोमैन कहा जाता है? विनोद धाम को कहा जाता है, ई श्रीधरन को कहा जाता है, एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है, मनमोहन शर्मा को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है मेट्रोमैन? तो आइए आंसर देख लेते हैं। इनमें कहा जाता है ई श्रीधरन को भारत का मेट्रोमैन कहा जाता है, और इन्होंने कहीं ना कहीं जो दिल्ली मेट्रो है इसका पूरा का पूरा जो काम वगैरह है, इंजीनियरिंग वगैरह है, पूरी इनके द्वारा ही की गई थी, इसलिए ई श्रीधरन को भारत का मेट्रोमैन कहा जाता है। और ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का पार्ट है और इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैरन द्वीप के बारे में पूछा जा रहा है कि वैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो रिची द्वीप समूह पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, लक्षद्वीप पर है, या लैथिस भूलभुलैया द्वीप पर है? तो ये कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। तो आंसर हो जाएगा इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ये स्थित है। कौन सा? वैरन द्वीप स्थित है, और ये भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो भी देखने को हमें मिलता है। लक्षद्वीप समूह भारत का ही हिस्सा है, ये भी भारत का हिस्सा है, और ऋषि द्वीप भी भारत के ही हिस्से, चारों भारत के हिस्से हैं। और कहीं ना कहीं इनमें जो बैरन द्वीप है वो अंडमान निकोबार में हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर में 4 मीनार स्थित है? 4 मीनार का क्वेश्चन आया है। आगरा में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। तो किस शहर में 4 मीनार स्थित है? तो ये स्थित हमें देखने को मिल जाएगी पूरी तरीके से हैदराबाद में 4 मीनार स्थित है। और ये आगरा में क्या है? आगरा में ताजमहल है, दिल्ली में लाल किला है, और बेंगलोर को क्या कहा जाता है? भारत की साइंस सिटी। साइंस सिटी के अलावा इसको गार्डन सिटी भी कहा जाता है, और यहाँ पे हैंगिंग गार्डन भी उपलब्ध है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, इसको साइंस सिटी भी कहा जाता है, स्पेस सिटी भी कहा जाता है बेंगलुरु को। तो बेंगलुरु के काफ़ी ज़्यादा नाम अलग अलग प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मीनार कहाँ पर है? तो 4 मीनार हैदराबाद में देखने को हमें मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान में मध्य प्रदेश में भारत में एकमात्र एकीकृत नियंत्रित और कमांड केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो किस संस्थान में किया गया है एकीकृत नियंत्रण? इसको क्या बोला जाता है? इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, तो इसको बोला जाता है। तो ये कहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है? इसका शुभारंभ किया गया है कहाँ पर? इसका शुभारंभ हमें देखने को बोलता है भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इसका शुभारंभ देखने को मिलता है। तो भारत का क्या बोलेंगे? फर्स्ट इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भारत के भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में खोला गया है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा के दे देंगे। बोल देंगे इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर मध्य प्रदेश से किस जिले में खोला गया है? हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। इसी प्रकार से क्वेश्चन बोल देते हैं भारत का पहला इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर भारत के किस राज्य में खोला गया है? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? हम लोगों का मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाण सागर परियोजना है वो निम्नलिखित से कौन से राज्य की संयुक्त उद्यम नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा राज्य है जो इस परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा? छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। तो कौन सा राज्य है ऐसा? कौन सा राज्य है? चलिए आंसर देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट रूप से छत्तीसगढ़ इसका भाग नहीं है। ये जो नदी है बाण सागर परियोजना है जो ये सोन नदी पर स्थित है,
और सोन नदी मध्य प्रदेश के बाद सीधे उत्तर प्रदेश चली जाती है, उत्तर प्रदेश से बिहार के में पटना के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो बाण सागर परियोजना है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की परियोजना है, छत्तीसगढ़ की नहीं है। तो इसी प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से किन किन राज्योों की परियोजना है, तो उनमें 3 ये दे देंगे और अन्य 3 में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ डाल देंगे, कहीं छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र डाल देंगे, इस प्रकार से क्वेश्चनों में डाल देंगे। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है, और सोन नदी कहाँ से निकलती है, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। तो हम लोग को याद रखना है कि ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल का जो हावड़ा ब्रिज है वो किस नदी पर स्थित है? तो हुगली पर है, महानदी पर है, ब्रह्मपुत्र पर है, जमुना नदी पर है। तो कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है हमें हुगली नदी पर देखने को मिलता है। और हुगली नदी किसकी? हुगली नदी गंगा नदी की क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है। अर्थात ज्यादातर नदियां क्या साई नदी होती है, लेकिन ये गंगा नदी के द्वारा निकाली गई एक नदी है जिसको बैराज से निकाला गया है। और ये कहीं ना कहीं हावड़ा जो ब्रिज है वो हुगली नदी के ऊपर ही हमें देखने को मिलता है। और हुगली नदी याद रखना है कि गंगा नदी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी नदी है। इसके अलावा जमुना कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में जमुना नाम के नाम से पुकारा जाता है, जबकि महानदी छत्तीसगढ़ के मैघाल पर्वत श्रेणी से ही निकलती है, जबकि हुगली नदी जिससे निकलती है गंगा नदी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी नदी देखने को हमें मिलती है। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी हमारे कहीं ना कहीं मानसरोवर के पास से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष से शुरू किया गया है? स्मार्ट सिटी मिशन तो 2015 से स्टार्ट किया, 2017 से, 2018 से, 2014 से। तो किस वर्ष से स्टार्ट किया गया है? तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका आंसर हो जाएगा 2015 से। अब आप देख रहे हैं कितने पुराने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन स्टार्ट किया गया था और 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम लोगों को थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट पुराने पेपर भी हैं, तो पुराने क्वेश्चन भी हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं याद रखना है। और सारे पेपर कहीं ना कहीं एक बार से उनके जीके और कहीं ना कहीं इंग्लिश लगा के ही जानी है, जिससे हम लोगों के एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो मैं इसमें आपको हिंदी, जीके और इंग्लिश और साइंस का पूरा पोर्शन करवाऊंगा। मैथ का पोर्शन आप कहीं से भी कर लीजिएगा, मैथ का पोर्शन मैं नहीं करा पाऊंगा किसी भी कारणवश। तो यहाँ पर मैं आपको 4 टॉपिक पूरे तरीके से कंप्लीट आपको करवाने वाला हूँ। और मैथ तो एक ऐसा है कि आप लोगों की प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है। आप लोग 20 क्वेश्चन में यहाँ पे लगवा भी दूंगा तो आप लोगों को इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा, जब तक कि आप स्वयं उन क्वेश्चनों को नहीं करते हैं। और ये क्वेश्चन क्या होते हैं, आप लोग एक दो बार देख लेंगे अगर, तो आप लोगों को ज्यादा इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्मार्ट सिटी मिशन कब स्टार्ट हुआ था? 2015 में ये स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, तो किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाएं युक्त आश्रय प्रदान करना है? तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, विरासत शहर विकास एवं विस्तार योजना है जिसको हृदय भी बोला जाता है, और पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम है, या अटल नवीनीकरण शहरी परिवर्तन है जिसको क्या बोला जाता है, इसको अमृत योजना बोला जाता है। तो ये कौन सा मिशन के तहत इसका काम किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कहीं ना कहीं नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के द्वारा ये कार्य, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर बना करके दिए जा रहे हैं, जिससे उनकी जरूरत की चीजें पूरी हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब पूरा हो गया, ये जीके का पूरा पार्ट हो चुका है, अब आता है हिंदी का पार्ट। तो चलिए हिंदी का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो नी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निकाय है, निलाभ है, निष्काम है या निकाय है? तो नी शब्द से कौन सा बना है इसमें? तो नी शब्द से बना है निकाय। वन सेकेंड, सॉरी, हाँ, तो ये कौन सा बना हुआ है? ये बना हुआ है निकाय, जिसका आंसर राइट हो जाएगा, चौथे नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। निकाय में क्या छोटी की मात्रा लगती है, जबकि निष्काम में भी छोटी की मात्रा लगती है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और नीलाभ कुछ नहीं होता है, अलाभ होता है, नीलाभ ऐसा कोई शब्द ही नहीं है डिक्शनरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंगूर खट्टे होने, मुहावरे का शब्द का अर्थ कौन सा है? तो मृत्यु के निकट होना है, कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना है, एक ही स्थान पर खड़े रहना है, या देने से साफ मना कर देना है। तो क्या इसका अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या, कोई भी वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना। जैसे एक बचपन में हम कहानी सुनते थे कि जो एक लोमड़ी थी वो कहीं ना कहीं अंगूर के पेड़ जो एक पेड़ होता है उसके पास जाती है और बार बार उछलने की कोशिश करती है, और जब उसको अंगूर नहीं मिलते हैं तो वो कह देती है कि ये तो अंगूर खट्टे हैं, मुझे नहीं खाना है इनको। तो इस प्रकार के बोलते थे, अब कोई वस्तु हमें नहीं मिलती है तो हम उसमें क्या निकालना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें दोष निकालना स्टार्ट कर देते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यथावत, यथावत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? ये गलत रूप है, इसमें से शुद्ध रूप कौन सा हमें देखने को मिलता है? तो चलिए आंसर देखते हैं। यथावत में ये आता है, यथावत ये आता है, यथवत आता है, या यथावत आता है। तो शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है यथावत का? चलिए आंसर देख लेते हैं हम इसका। तो इसका शुद्ध रूप हमें देखने को मिलता है कौन सा? ये वाला। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर का। इसमें सिर्फ आधा सा आता है, यथावत होता है, न कि यथावत होता है। ये सिर्फ यथावत होता है। तो दूसरे नंबर का इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, या द्विगु समास है? तो कौन सा समास हमें पंचवटी में देखने को मिलता है? इसमें वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उसको बोला जाता है पांचवटी, 5 वटों का समूह। और जब भी समूह शब्द आ जाए तो समूह शब्द में कौन सा समास होता है? समूह शब्द में हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेगा द्विगु समास, हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेगा। पंचवटी इस प्रकार से शब्द है, तो पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आ है, सॉरी, जो आ है वो कौन से उपसर्ग से बना मिलकर के बना हुआ है? आ शब्द से जो कौन सा शब्द है जो आ उपसर्ग से मिलकर के बना हुआ है? तो अवर्त है, अवरण है, आवरण है, या अकारण है? तो कौन सा आप लोगों को देखने को लग रहा है? इसमें कौन सा शब्द देखने को मिल रहा है आप लोगों को? चलिए बताइए। तो ये शब्द देखने को मिल रहा है हमें आवरण। आप इसको भरण को अलग कर दीजिए तो आ अकेला बचता है। इसी प्रकार से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि आ में भरण, अगर भरण अपने आप में पूरा शब्द है और इसको मिलाने से आवरण शब्द हो जाता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कमान, कमान में से कमान निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है कमान का? तो कौन सा है कमान का सही विलोम शब्द? कौन सा हो जाएगा हम लोगों के लिए? तो तिर हो जाएगा, तर हो जाएगा, तीर हो जाएगा, या टिर हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा कमान का सही उपयुक्त विलोम शब्द? कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तीर। हम लोग बोलते भी हैं तीर और कमान। तो इसमें ये तीर होता है, कमान होता है। तो कमान और तीर आपस में क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे के दूसरे होते हैं, क्योंकि तीर को किस पर चढ़ाया जाता है? तीर को कमान पर ही चढ़ाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमान का जो विलोम शब्द है तो वो तीर हो जाएगा। वैसे भी आपको ऑप्शन से देखने को समझ में आ ही रहे होंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिफला, त्रिफला निम्न में से कौन सा समास है? त्रिफला में तो कौन सा समास हम लोगों को देखने को मिलेगा? तो कर्मधारय समास देखने को मिलेगा, द्वंद्व में देखने को, बहुब्रीहि में देखने को मिलेगा, या द्विगु समास देखने को मिलेगा। तो त्रिफला में कौन सा समास देखने को मिलेगा हमें? तो इसमें देखने को मिलेगा हमें कौन सा समास देखने को मिलेगा? तो इसमें देखने को हमें मिलेगा द्विगु समास। इसका द्विगु समास क्यों हो जाएगा? इसका आंसर द्विगु समास इसलिए हो जाएगा इसका आंसर क्योंकि क्या है, इसमें पूजा किया गया है त्रिफला। तो त्रिफला का मतलब होता है 3 फल। तो 3 फलों का जो समूह मिलके बनते हैं उससे क्या हो जाता है? त्रिफला हो जाता है। तो जहां पर भी संख्यावाचक शब्द आ जाता है तो उसका मतलब सीधे तौर पर द्विगु हो जाता है। जहां पे भी आपको लगे त्रिफला, पंचवटी, या फिर दोपहर वगैरह ऐसे शब्द आ जाए, यहाँ पर संख्यावाची शब्द आ जाए तो उसका सीधा आंसर द्विगु हो जाएगा। अगर द्वंद्व, अगर द्विगु है वो तीसरा ही अर्थ निकाल रहा है तो उसका आंसर क्या हो जाता है? बहुब्रीहि हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा अर्थ निकाल रहा है त्रिफला 3 फलों का समूह है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भक्ति रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो कौन सा है भक्ति रस का स्थायी भाव? है विश्वास, है ईश्वर विषयकृति है, समर्पण है, या आस्था है? तो भक्ति रस का जो स्थायी भाव है वो कौन सा है? आप लोग बताइए। चलिए चलिए बताइए। चलिए टाइम्स अप। आंसर देख रहे हैं तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा रति। भक्ति रस कोई अलग से रस नहीं है, ये श्रृंगार रस में आ जाता है तो ईश्वर विषयक रति मान लिया जाएगा इसको। लेकिन भक्ति रस में ही, श्रृंगार रस में ही कौन सा भक्ति रस भी शामिल कहीं ना कहीं कर लिया जाता है। और भक्ति रस कोई अलग से रस भी नहीं है, 9 रसों में ही श्रृंगार रस के अंतर्गत ही कहीं ना कहीं इसको माना जाता है। लेकिन अब मानने लगे अलग, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? विषयक रति। अगर श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा जाए तो उसका आंसर ईश्वर विषयक नहीं आएगा, सिर्फ रति आएगा। रति माने प्रेम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संकल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? समधन कल्प,
समकल्प, समकल्प या समकल्प। तो कौन सा इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, आप लोग बताइए। इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा समधन कल्प। तो ये कौन सा संधि में जाएगा, ये व्यंजन संधि में के अंतर्गत चला जाएगा। तो व्यंजन संधि की में हम देखेंगे कि समधन कल्प, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किमकर, किंकर में सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो किम धन कर है, किमकर है, किम धन कर्ण है या किम धन कर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा किम धन कर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, किम धन कर। ये और ये भी व्यंजन संधि का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, किंकर में सही संधि विच्छेद चाहिए और लोग क्या कह देते हैं, किम धन कर इसको कर देते हैं। आपकी राइट आंसर हो जाएगा किम धन कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए, लक्षण शुद्ध रूप, लक्षण का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा। तो लक्षण होगा, लाक्षण होगा, लक्षण होगा या लक्षण होगा। तो सही रूप इसका कौन सा, वो देख लिया जाएगा। तो चलिए आंसर, इसका सही रूप हो जाएगा लक्षण, इसका सही रूप हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि किसी प्रकार से, किस प्रकार में इसमें चरित्र में इसका कहीं ना कहीं इसका वर्णन कर देते हैं, चरित्र में किस प्रकार के इसमें कैसे गुण दोष इसमें देखने को हमें मिलते हैं। इसका सही उपयोग होगा। और लोग क्या लिखते हैं, इसको ना को ढ़ा बना देते हैं, लक्षण कर देते हैं, जबकि शुद्ध रूप इसका ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बाद में अधिकारी बने उसके लिए एक शब्द कौन सा है, जो बाद में अधिकारी बनता है तो उसको उत्तराधिकारी बोल देते हैं, उत्तराधिकारी बोलते हैं। अब देखिए आप लोगों को सही कौन सा है इसका, तो चलिए सही उत्तर देख लेते हैं। अब आपको पता चलेगा इसका आंसर हो जाएगा उत्तराधिकारी। तो ये कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तराधिकारी लिखा है इसमें, जबकि उत्तर रान बड़ा नहीं है, जबकि ये ऑप्शन हम लोगों को बिल्कुल परफेक्ट देखने को मिलता है। इसमें पूरा का पूरा सही है और इसका आप मिला भी सकते हैं उत्तराधिकारी। आप लोगों को बड़े ध्यान से लगाना है, इस प्रकार के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और एक नंबर आप फ्री का कहीं ना कहीं खो देते हैं। ये बिल्कुल फ्री के नंबर है जो आप कहीं ना कहीं खो देते हैं, इनसे कॉम्पिटिशन में आप कहीं ना कहीं पीछे चले जाते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसने ऋण उतार दिया है उसे क्या कहेंगे, जिसने ऋण उतार दिया और ऋण इस पर हो ना उसको क्या कहेंगे, जिसने ऋण उतार दिया उसके लिए तो ऋणी शब्द आ जाएगा। तो निम्न में से कौन सा शब्द इसने ऋण उतार दिया हो, तो कौन सा, तो उत्तरणी आ जाएगा, उड़ण आ जाएगा या अनऋण आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ण। उड़ण इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने ऋण उतार दिया है उसको उऋण बोल देते हैं, इस पर कोई भी ऋण नहीं है। तो इस प्रकार का आपके बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, ये बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, गलत करने से आप कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में पीछे ही चले जाते हैं। कामदेव के लिए सही पर्यायवाची शब्द में से कौन सा चुने, तो अनंग है, मर्दन है, मनोज है, अनंग है, मदन है, मनोज है, अनंग है, मदन है, मनोज है या अनंग है, मर्दन है, मनोज है। तो कौन सा इसमें कामदेव का सही पर्यायवाची देखने को हमें मिलेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल रूप से, एक सेकंड में, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा अनग, मदन और मनोज। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अनग, अनंग, मदन और मनोज इसका बिल्कुल कामदेव के बिल्कुल रूप से सही पर्यायवाची है। और इनका कहीं ना कहीं रूप कामदेव के साथ ही इनका एक अलग भी रूप है कि इनका कहीं कहीं सुंदर या बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इनका भी एक पर्यायवाची होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आ गई कौन से रस का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे बार बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते रहे भी हैं। तो एच छुड़ावत ईंच कर आगे आवत जात, निम्न कौन सा रस है, एच छुड़ावत ईंच कर आगे आवत जात, कौन सा रस है इनमें, शांत रस है, भक्ति रस है, वात्सल्य रस है या श्रृंगार रस है। एच छुड़ावत ईंच कर आगे आवत जात आप लोग को याद रखना है। और इनमें कौन सा रस हो जाएगा, इनमें श्रृंगार रस के पूरी तरीके से है कि कोई एक प्रेमी प्रेमिका है, उनमें से बार बार कोई एक जो प्रेमिका है वो बार बार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में कर रही है और उससे आगे जाने की कोशिश में लगी हुई है। तो इन लोगों के बीच में हमें किस प्रकार का रति का भाव उत्पन्न हो रहा है, और रति का भाव जहाँ पर भी आता है उसमें कहीं ना कहीं श्रृंगार की अपने आप में एक अनुभूति होती है।
वात्सल रस इस प्रकार का है कि जब भी माँ और पुत्र के बीच में जब भी प्रेम संबंध होता है उनको वात्सल रस कह दिया जाता है। और शांत रस जब कोई व्यक्ति बिल्कुल इस तरीके से शांत मौन हो जाता है और वो अपने अंदर ही विचार करने लगता है तो उसको कहीं ना कहीं शांत रस कह दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर के लिए सही पर्यायवाची शब्द वाले शब्दों को पंक्ति को चुने। तो कौन सा शब्द हो जाएगा इनमें घर के लिए सही पर्यायवाची? सदन हो जाएगा, निकटन गेह है। देखिए निकटन कुछ नहीं होता है, सदन होता है लेकिन निकेतन होता है, गेह होता है क्या? नहीं, ये होता है ग्रह होता है। तो सदन, निकेतन और ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर भी देख लेते हैं इसका। तो सदन, निकेतन और गेह घर के पर्यायवाची आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ये ग्रह नहीं है, ये गह है। ये तीसरे नंबर का मैं लगा था सही होगा, लेकिन ये क्या है? गह है, और गह कोई शब्द नहीं होता है। सदन होता है, निकेतन होता है और गेह अपने आप में घर का एक पर्यायवाची और ग्रह भी अपने आप में घर का पर्यायवाची। अगर ग्रह कर देते तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाते, इसीलिए इसको गेह किया, उसको गह कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंत प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? अंत शब्द से कौन सा प्रत्यय बना है? तो अंतः बना है, अंतरंग बना है, अंतिम बना है या स्तंत बना है? तो कौन सा शब्द है जो अंत प्रत्यय से बना हुआ है? और प्रत्यय कौन सा होता है? जो अंत में लगता है। अंत में जो लगता है उसे कहीं ना कहीं प्रत्यय बोलते हैं, जो प्रारंभ में लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो कौन सा लगा हुआ है? तो रतंत है, अंत है इसमें, जबकि आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए आंसर देख लेते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रतंत। इसका इसमें रत धन अंत, रत, ये रत हो जाएगा और प्लस अंत हो जाएगा। तो इस शब्द से कहीं ना कहीं मिलकर के ये रतंत बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रतंत हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करुण, करुण शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? करुण, करुण का मतलब क्या होता है? दुख। तो दुख का मतलब कौन सा हो जाएगा? कहीं ना कहीं करुण मतलब हो जाता है दुख, कहीं किसी प्रकार का दुख हो जाता है। तो इसका सही विलोम कौन सा हो जाएगा? तो निष्ठुर हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा या निष्ठुर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्ठुर। इसका राइट आंसर निष्ठुर। निष्ठुर क्या होता है? जिससे एक दूसरे का कहीं ना कहीं दुख ना लगे उसे निष्ठुर भी बोल दिया जाता है। अब इसमें कहीं ना कहीं सुख वुख वगैरह के जैसे शब्द है नहीं है, इसलिए इसमें निष्ठुर एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यों विफल रागनी बजती है? इनमें से कौन सा अलंकार है? क्यों विफल रागनी बजती है? इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागनी बजती? कौन सा अलंकार? इस करुणा कलित हृदय में। तो कौन सा उसमें अलंकार हो जाएगा? बिना सोचे समझे देखिए इसमें का आ रहा है यहाँ पर भी, और का आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अब इसमें ज़्यादा सोचने की आपको मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ी होगी। इसमें सीधे तौर पर अलंकार कौन सा हो जाएगा? इसमें अनुप्रास अलंकार आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अलंकार की परिभाषा क्या होती है इसमें? इसमें क्या होता है? जब भी कहीं ना कहीं दो शब्द इस प्रकार के आ जाएं, अनुप्रास में कहा जाता है कि दो शब्द या इससे ज्यादा शब्द कम से कम उनकी जो पुनरावृत्ति होती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसमें अनुप्रास अलंकार एक राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं, जहां पर भी आप अगर ऑप्शन में अनुप्रास अलंकार है तो आप किसी और को लगाए नहीं, क्योंकि हर कहीं ना कहीं अलंकार अपने आप में अनुप्रास अलंकार होता ही है। सॉरी। तो जहां पर भी आप ऑप्शन देखें अनुप्रास अलंकार अगर दिया हुआ है तो आप बिना सोचे समझे अनुप्रास अलंकार लगा दो, क्योंकि 90% वहां पर अनुप्रास अलंकार ही हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ विशेष जैसे बने हुए हैं जो भी उन्हीं के लिए डेडिकेटेड ही हैं, तो उनके अलावा आप कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो आपने नहीं सुने हैं और अनुप्रास अलंकार अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप अनुप्रास अलंकार बिना सोचे समझे लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुख दुपरी धाम को छाओ छात छा में निम्न से कौन सा अलंकार है? दुख दुपरी घाम को छाओ चाहत छा। ठीक है, इसमें भी पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार हमें देखने को मिल जाएगा? इसमें भी हमें कहीं ना कहीं अनुप्रास अलंकार ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बार बार इसमें देखिए दा की पुनरावृत्ति हो रही है, इधर छा की भी पुनरावृत्ति देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से इसमें भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हिंदी खत्म हो गई है, अब स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के कुछ
क्वेश्चंस। इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चंस इसमें हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो पहला है चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो इनमें कौन सा आर्टिकल आप लोगों को सही लगता है? तो आई एंजॉय रीडिंग कॉमिक्स इन डैश डैश फिर से दिया हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया डैश दिया हुआ है, इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर दैट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1838। तो कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? चलिए राइट आंसर देखते हैं इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द एंड। तो ये कॉमिक्स के लिए तो द आ जाएगा, फिर इन द, और आपने पेपर का नाम सुना होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसको बोला जाता है द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर तो पेपर के नाम के आगे ही द लगा हुआ है। इसके अलावा इंग्लिश, इंग्लिश कौन सा शब्द स्टार्ट होता है? तो इंग्लिश होता है ई से स्टार्ट होता है, और ई क्या है? एक स्वर है, तो ई के और स्वर के आगे क्या लगाते हैं हम? हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए द कॉमिक्स। अब इसको पूरा पढ़ लेते हैं। द आई एंजॉय रीडिंग द कॉमिक्स इन द टाइम्स ऑफ इंडिया एन इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर दैट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1838। देखिए आप लोगों को इसमें दो चीज़ें कंफर्म हो गई कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वो कहीं ना कहीं 1838 में पेपर स्टार्ट हुआ था, और द टाइम्स ऑफ इंडिया है, न कि टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ये कैसा है? और इंग्लिश के पहले क्या लगता है? यहाँ पे एन लगता है। तो आपके 2-3 क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ऑल ऑफ अस प्लान टू गो, यहाँ पे ऑप्शन में जो आएगा वो आप लोग यहाँ पे लगाएंगे, दैट प्लान टू गो फॉर अ हॉलीडे व्हेन वी गेट अ लॉन्ग वीकेंड ऑफ। ऑल ऑफ अस क्या लगाएंगे? यहाँ पे वुड लगाएंगे, नीड लगाएंगे, शुड लगाएंगे, यूज्ड टू लगाएंगे। तो ऑल ऑफ अस के साथ क्या लगना चाहिए? यहाँ पे आप लोग जरा सोच के लगाइए। हम लोग सब लोगों को, हम सबको, ऑल ऑफ अस को प्लान टू गो फॉर अ हॉलीडे व्हेन वी गेट अ लॉन्ग वीकेंड ऑफ। जबकि बहुत बड़ा एक वीकेंड है, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं वहां पर जाना चाहिए। तो चाहिए का एक आ रहा है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो चाहिए के शब्द हमेशा क्या आता है? तो चाहिए के शब्द हमेशा शुड आता है। तो ऑल ऑफ अस शुड प्लान टू गो फॉर अ हॉलीडे व्हेन वी गेट अ लॉन्ग वीकेंड ऑफ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुड। यहाँ पर राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या लगाना है? कहीं ना कहीं जो चारों जो सोचो सेंटेंस दिए हुए हैं उन सबको एक दूसरे के साथ हाईलाइट करके लगाना है। तो सम ऑफ देम आर बिगर देन हाउस, शिप्स sailing near southern New Zealand have been warned of iceberg. One iceberg reported by a fishing boat was 20 meters long and 50 meters high. आप लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैसेज देखने पड़ते हैं, तो 2 पैसेज के आधार पर हम लोग कहीं ना कहीं उनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दे आर फाउंड मोस्टली नियर साउथ आइलैंड ईस्ट कोस्ट। देखिए इसमें ईस्ट कोस्ट की बात की जा रही है। चलिए पहले आंसर देख लेते हैं, फिर बड़ी क्लियरिटी आप लोगों को हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2134। तो पहले आएगा 2। तो शिप्स सेलिंग नियर साउदर्न न्यूजीलैंड हैव बीन वार्न्ड द आइसबर्ग। अब इसमें आइसबर्ग दे दिया हुआ है, और जबकि अगला क्वेश्चन भी स्टार्ट हो रहा है आइसबर्ग से। वन आइसबर्ग रिपोर्टेड बाय अ फिशिंग बोट वाज 20 मीटर्स लॉन्ग एंड 50 मीटर्स हाई। तो ये यहाँ पर बोट की बात कर रही हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या जाएगा? सेकंड के बाद फर्स्ट हो चुका है, अच्छा फर्स्ट नहीं हुआ, सॉरी। सेकंड के बाद फर्स्ट आएगा आइसबर्ग, सम ऑफ देम आर बिगर देन हाउसेस। तो जो आइसबर्ग है वो कुछ ना कुछ कई घरों से भी बड़ी हुई आइसबर्ग। जो आइसबर्ग क्या होती हैं? जो बड़े बड़े आइस के गोले होते हैं उनको बोला जाता है आइसबर्ग बोला जाता है। और ये जो आइसबर्ग है वो घरों से भी बड़ी हुई है, और उनमें से एक आइसबर्ग को क्या किया जा रहा है? रिपोर्ट किया जा रहा है कि बाय अ फिशिंग बोट वाज 20 मीटर्स लॉन्ग एंड 50 मीटर्स हाई है, रिपोर्टेड की गई है। और इसके बाद चौथा होता है दे आर फाउंड, एक सेकेंड, दे आर फाउंड मोस्टली नियर साउदर्न आइलैंड ईस्ट कोस्ट। और ये डिसाइड किया जा रहा है कि ये ज़्यादातर है वो नियर है किसके? साउदर्न आइलैंड के हैं, जो कि ईस्टर्न कोस्ट पर बना हुआ है। इसका राइट आंसर होगा 2134। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस।
तो इनमें से चारों में से कौन सा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हम लोगों को देखने को मिलता है? तो इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। पहला बिल्कुल भी सही हो सकता है, इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। दूसरा भी सही हो सकता है, इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। अब देखिए ये कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क साइन तो आएगा नहीं यहाँ पे, तो ये तो अपने आप ही डायरेक्टली गलत है। इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर, ये भी हो सकता है। देखिए दोनों में से अब इनमें से कहीं ना कहीं हम लोग छाटेंगे। क्या डे के बाद यहाँ पे ये मार्क आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। चलिए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब तीसरा, इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस, ये भी नहीं मार्क आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो हम लोगों का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। तो इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर, इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल रूप से राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिल जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड। यस, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The new rules in the country give businesses a leg up, face competition from the other countries। तो ये सेंटेंस में क्या करना है कि हम लोगों को बेस्ट एक्सपीरियंस करना है जो हाईलाइटेड में किया गया है। अब देखिए इसमें ज़्यादा कोई हाईलाइट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग एक आइडिया लगा लेंगे कौन सी चीज़ हाईलाइट की गई होगी। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। द इलीगल सेक्शन, हिंड्रेंस, असिस्टेंस, अ ब्लैंकेट राइट। तो इसका मतलब इन पूरे सेंटेंस में इनमें क्या आना चाहिए? द न्यू रूल्स इन द कंट्री गिव बिजनेस अ लेग ऑफ द फेस कंपटीशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो क्या लगाना चाहिए? क्या लगाना चाहिए इनमें? तो इनमें लगाना चाहिए कहीं ना कहीं इलीगल, या इनमें कहीं ना कहीं जो हमारे जो बिजनेसेस हैं, लोकल बिजनेसेस हैं, तो जो नए रूल्स लगाए गए हैं वो क्या करेंगे? जो इलीगल, जो कहीं ना कहीं जो बिजनेसेस में क्या हो रहा है, the new rules country give business a leg up the face competition from the other countries। तो ये कहीं ना कहीं उनको सहायता प्रोवाइड करेंगे। जो नए रूल्स है, जो हमारे लोकल बिजनेसेस हैं, जो अदर कंपनी एक लैग आ रहा था उनमें, तो कहीं ना कहीं उनमें असिस्टेंस मतलब सहायता प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो ये इसका कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एक बेस्ट एक्सप्रेशन हम लोगों को देखने को मिल सकता है कि जो न्यू रूल्स है वो कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है फिलिंग द ब्लैंक्स, तो आइए देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा। ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, ही डिड नॉट विन द सिलेक्शन। वो बहुत अच्छा कैंडिडेट था, वो बहुत अच्छा कैंडिडेट था। ही डिड नॉट विन द इलेक्शन, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं जीत सका? इलेक्शन नहीं जीत सका। तो क्या आंसर इसका होना चाहिए? तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका क्या आंसर होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए दाव। बिल्कुल राइट आंसर है, होना चाहिए दाव। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दाव का मतलब क्या हो जाता है? यद्यपि वो बहुत अच्छा कैंडिडेट था, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं जीत सका? इलेक्शन नहीं जीत सका। दाव ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, ही डिड नॉट विन द इलेक्शन। तो यद्यपि बहुत अच्छा कैंडिडेट था, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं कर सका? इलेक्शन को नहीं जीत सका। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा क्या? दाव ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट एंड ही डिड नॉट द win the election। Next question. I always postpone the evil day when I have visit the dentist। I always postpone the evil day when I have to visit the dentist। Choose the word opposite meaning in the highlighted given word। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? I always postpone, मैं हमेशा ही पोस्टपोन कर देता हूँ उस मनहूस दिन को। when I have visit the dentist, जिस दिन मैं डेंटिस्ट के पास गया था। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या कर देना चाहिए कि जो उस बेकार दिन को हमेशा पोस्टपोन करना चाहिए। मुझे डेंटिस्ट के यहाँ जाना होता है, तो क्या करना चाहिए? मतलब इसको मैं वो एविल डे बता रहा है, ईविल डे बता रहा है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर इसका हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैस्टन। हैस्टन इज द करेक्ट आंसर। इसका हो जाएगा कि बहुत ही अच्छा दिन होगा। अपोजिट मीनिंग बतानी है, तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगी? एविल डे की, हैस्टन डे। चलिए नेक्स्ट। चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फॉर द गिवन सेंटेंस। इसमें दो प्रपोजिशंस लगानी है
जो कि इस सेंटेंस के लिए करेक्ट हो। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफर फ्रॉम द थ्रेटनिंग डिजीज। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चेक भी कर लेते हैं। ऑफ एंड फ्रॉम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवरी ईयर हर साल हजारों लोग सफ़र करते हैं किससे, जो एक खतरनाक बीमारी से हर साल सफ़र करते हैं। तो ऑफ एंड फ्रॉम इज द बेस्ट एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉट द एरर। कौन सा एरर होगा जो चूज द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज इट। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज अ विच। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड आर विचेस। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज अ विचेस। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स आर विच। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज विच। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इसमें एस लगा होगा। तो किसमें एस लगा हुआ है, इस एस इसमें लगा हुआ है इसलिए, और एस के बाद एक ही बात हो रही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चेक भी कर लेते हैं इसका कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। इसका राइट आंसर वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। ये एस लग गया, उसमें एस भी नहीं लगा हुआ था और सही है तो अकेला इसमें क्या लगाना था, एस लगाना था, जबकि तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है व्हेन विल यू रिटर्न द बुक। क्या करना है इसका, ये एक्टिव में दिया हुआ है, इसको पैसिव में बदलना है। व्हेन विल यू रिटर्न द बुक। तो इसका बेस्ट पैसिव वॉइस क्या होगा, द बुक विल बी रिटर्न बाय यू। ना, ये इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, द बुक विल बी रिटर्न बाय यू। व्हेन विल यू रिटर्न, व्हेन विल द बुक बी रिटर्न। ये इसका राइट आंसर हो सकता है क्या, बिल्कुल यही इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए चेक भी कर लेते हैं इसका राइट आंसर। बिल्कुल यही इसका राइट आंसर है। कौन सा, फोर्थ नंबर का इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हेन विल द बुक बी रिटर्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ये तीनों क्या हो जाएंगे, सेंटेंस अपने आप में गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रीराइट्स द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। तो ये इसमें भी क्या बदलना है, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। माई पैकेट हैज बीन पिक्ड। तो क्या आ जाएगा इसका, अब देखिए इसमें कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का अभाव है, तो सब्जेक्ट के यहाँ पर क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर लगा देंगे संबंध का उपयोग कर लिया जाएगा। अब इसमें हैज बीन दिया हुआ है, मतलब ये कहीं ना कहीं हैज आएगा इसमें। बीन को कि इसमें एक्टिव पैसे बनाने के लिए सब बीन का प्रयोग कर लिया जाता है, तो इसमें क्या आएगा, अकेला हैज आएगा। तो समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, इसका राइट आंसर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जबकि अदर देख लेते हैं, समवन हैज पिक्ड, पॉकेट दिया हुआ है, जबकि इसमें क्या हुआ है, पिक लगा हुआ है। माय पॉकेट, अच्छा इसमें क्या हुआ है, समवन हैज पिक पॉकेट माय पॉकेट, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर भी देख लेते हैं। तो इसका पहला आंसर समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए मैं ऑप्शन निकालूं पूरे। यस, चूज द अप्रोप्रिएट फ्रॉम द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। बाय द टाइम दे डैश द डैश द स्टेशन द ट्रेन। तो बाय द टाइम दे रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये होगा द बाय द टाइम दे रीच द रीच द स्टेशन द ट्रेन, नहीं होगा, द ट्रेन लेफ्ट नहीं हो सकता। हैड रीच्ड लेफ्ट द ट्रेन लेफ्ट, मेरे हिसाब से इसमें द बाय द टाइम दे रीच्ड द हैड रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसमें 3 आना चाहिए इसका राइट आंसर। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, नो नो नो,
पहला राइट, हाँ ये, बाय द टाइम दे रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, मतलब वे जब स्टेशन पहुंचे तब ट्रेन क्या हो चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी जब वे स्टेशन पहुंचे। तो उल्टा करके लिख दिया हुआ है द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन बाय द टाइम दे रीच्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा हमें, रीच्ड हैड लेफ्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दीज ग्रेप्स आर सोर, सोर माने खट्टा, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, द दीज ग्रेप्स इज टेस्टिंग सोर, वाज टेस्ट सो, टेस्ट सो या टेस्ट सो, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका, द ग्रेप्स टेस्ट सो, जो ये ग्रेप्स हैं, जो वे ग्रेप्स हैं, जो अंगूर हैं, वे उनका स्वाद कैसा है, खट्टा है, इनका स्वाद है। तो स्वाद के संदर्भ में इस टेस्टिंग वो खट्टे स्वाद कर रहे हैं, कुछ नहीं बन रहेगा, टेस्ट आ जाएगा। वाज टेस्ट, उनका स्वाद खट्टा था, तो ये भी गलत हो जाएगा, दे टेस्टेड सोर आ जाएगा उसमें, टेस्ट के साथ ऐसा कुछ लगता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 हो चुके हैं, 7 क्वेश्चन रिमेनिंग है। आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कहीं ना कहीं इस वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों, यारों और ग्रुप में आप लोगों को करना आप लोगों की ड्यूटी है, क्योंकि वीडियो बनाना मेरा काम है, शेयर करना आपका काम है। चूज द अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशंस फ्रेजेस टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, योर रिक्वेस्ट वुड योर, तो ये क्या कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशंस लगानी है फ्रेजेस के साथ में टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। योर रिक्वेस्ट वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट इज नॉट पॉसिबल, योर रिक्वेस्ट वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म, रिग्रेट मन होता है दुख तरीके का, टू इन्फॉर्म यू दैट इट इज नॉट पॉसिबल, तो क्या लगा देंगे इसमें, विथ रिगार्ड्स टू, इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, विथ रिगार्ड टू, सॉरी रिगार्ड आएगा फिर रिगार्ड्स नहीं आएगा, या विथ रिगार्ड टू, इसका राइट आंसर हो जाएगा विथ रिगार्ड योर रिक्वेस्ट, योर आ गया ना इसमें, योर रिक्वेस्ट विथ रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट इट इज नॉट पॉसिबल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या लग जाएगा, विथ रिगार्ड टू, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं सम्मान का भाव रखते हुए आप लोगों से प्रार्थना की जाती है, और मुझे दुख है इन्फॉर्म करते हुए कि ये संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन जॉन रिटर्न फ्रॉम स्कूल did he know that there was going to be a birthday party at home, तो क्या आंसर उसका होना चाहिए, लिटिल, अ लिटिल, मच, लेस, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका। चलिए आंसर देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा लिटिल। अब डिस्कस करते हैं इसका आंसर लिटिल क्यों होगा। व्हेन जॉन रिटर्न फ्रॉम स्कूल, लिटिल डिड ही नो दैट देयर वाज गोइंग टू बी बर्थडे पार्टी एट होम, इसलिए इसमें लिटिल आ गया, क्योंकि जॉन को बिल्कुल भी संभावना नहीं थी कि उसकी बर्थडे पार्टी होगी उसके घर पर, इसलिए इसमें लिटिल आ गया, उसको थोड़ी सी भी संभावना नहीं थी। चलिए द क्रिकेटर प्लेयर टाइमिंग हिटिंग द बॉल, इट फ्लू ओवर हिज हेड एंड रीच्ड द बाउंड्रीज रोप्स, क्या इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए मिस। तो द क्रिकेटर मिस टाइम्ड हिटिंग, तो क्रिकेटर ने क्या कर दिया, कहीं ना कहीं उस जो शॉट खेलने वाला था बॉल के साथ में, वो कहीं ना कहीं मिस टाइम उसने कर दिया है, वो उसको तरीके से हिट नहीं कर सका। इट फ्लू ओवर हिज हेड एंड रीच द बाउंड्री रोप्स, और वो बॉल कहाँ पहुंच गई, वो रोप्स के बाहर पहुंच गई, उसने मिस टाइम किया, बॉल में हो सकता है किनारा लगा हो और वो बॉल क्या पहुंच गई हो, वो बॉल सीधे बाउंड्री बॉल के ऊपर होकर के पार निकल गई हो। और ये कहीं ना कहीं लेबर इंस्पेक्टर में भी ये क्वेश्चन पूछा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को रट लेना है कि यहाँ पर हमेशा मिस टाइम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, चूज द ऑप्शन दैट बी द बेस्ट, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू वन यूजिंग एन एडवर्ब, द लाइट वेंट आउट,
द मीटिंग हैड नॉट एंडेड। द लाइट चली जा चुकी है लेकिन मीटिंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। बिफोर द मीटिंग एंडेड द लाइट वर गोइंग आउट। द लाइट वर गोइंग आउट व्हाइल द मीटिंग वॉज एंडिंग। The light went out and at the end of the meeting. The light went out before the end of the meeting. इसका बेस्ट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा एडवर्ब के साथ में? तो चलिए आंसर उसका हो जाएगा द लाइट वेंट आउट बिफोर द एंड ऑफ द मीटिंग। इसका राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा। द लाइट वेंट आउट बिफोर द एंड ऑफ द मीटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Every year in our school, the children who does well in the final exam does awarded prize during the annual day. तो इसका राइट were performed is well performed, are performs, has performed, are। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? चलिए आंसर देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा Every year in our school, the children who perform well in the final exam are awarded prize during the annual day। तो जो हर साल क्या करते हैं ये लोग बच्चे बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं और उसका जो अवॉर्डेड होता है वो कहीं ना कहीं एनुअल डे के दिन उनको जीतते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा परफॉर्म एंड आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये इसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा। माई मदर डैश 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 फ्रॉम सर्विस 3 years एगो। तो इसमें कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स आएगा? माई मदर रिटायर्ड फ्रॉम सर्विसेज 3 years एगो। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? चलिए रिटायर्ड आंसर इसका राइट हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आंसर देख लेते हैं और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद आज की क्लास समाप्त करेंगे और आप लोगों को इसका आंसर बताना है। द एनवायरमेंट ऑफ अर्थ इज द। चलिए मैंने बता दिया, इसमें यहाँ पर द आ जाएगा। तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका कौन सा हो जाएगा? द एंड ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा द एनवायरमेंट ऑफ द अर्थ इज अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड। तो जो इन्वायरमेंट है हमारे यहाँ का अर्थ का, वो क्या है? वो अर्थ का एक तरीके से उपहार है, हम लोगों के मानव जाति के लिए एक उपहार है, बहुत ही बड़ा एक उपहार देखने को मिलता है। तो ये थे आज के 29 सितंबर के कहीं ना कहीं पूरा का पूरा पेपर था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियोस में।